80 का दशक भारतीय खेल में अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर के आया। 1983 विश्व कप क्रिकेट जीतने के बाद इसकी लोकप्रियता 7वें आसमान पे पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ हॉकी में हम कोई भी बड़ा खिताब जीतने में नाकाम रहे। यही नहीं, देश में हॉकी कौन चलाएगा, दो संघों के बीच आपसी जंग भी जारी रही। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम हॉकी को एज ए प्रोडक्ट नहीं बेच सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि 1980 तक भारत में हॉकी का वर्चस्व रहा, लेकिन 1983 विश्व कप क्रिकेट की जीत ने क्रिकेट के खेल को परवान चढ़ा दिया और यहीं से भारतीय खेल के इतिहास में परिवर्तन आया। एक तरफ देश में क्रिकेट की देखरेख करने वाली संस्था बीसीसीआई ने बेहतरीन प्रबंधन और दूरगामी नीतियों के साथ इस खेल को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। क्रिकेट ने अपना काम किया, आपने क्यों नहीं किया? और आपको ये बता दूं, 80 तक शिवाजी स्टेडियम भरा था रहता था जब क्रिकेट जीती थी। उसके बाद भी 90 के पहले 95 तक अगर देखें, शिवाजी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम जब भी मैच होते थे भरे रहते थे, टूर्नामेंट पूरा रहता था। मगर अगर उसके बाद गिर गया, लगातार गिर गया, तो उसमें आप उसको बेच नहीं सके माल को। ये नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़ा कमाल किया था, उन्होंने भी 83 में जीता था, उसके बाद 2010 में जीता था। मगर वो खेलते रहे, उन्होंने मार्केट की गेम को, उस गेम को मार्केट करने की बड़ी जरूरत है। वैसे देखा जाए तो आज हॉकी में पैसे की कमी नहीं है। विश्व की सबसे महंगी लीग हॉकी इंडिया लीग का आगाज हो चुका है, जहां भारतीय खिलाड़ियों को न सिर्फ रुपयों की बरसात हो रही है, बल्कि उन्हें दुनिया भर के नामचीन खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन अफसोस कि हम हॉकी को एज ए प्रोडक्ट नहीं बेच सके। ये भी विचित्र है कि महिला हॉकी पे बनी जिस फिल्म चक दे इंडिया ने धूम मचा दी थी, उसका नायक जब खेलों को बढ़ावा देने की बारी आती है तो क्रिकेट पे दांव लगाता है। हॉकी स्टार धनराज पिल्ले को कभी भी विज्ञापनों के लिहाज से किसी लायक नहीं समझा गया, जबकि वो हॉकी के दुनिया के सचिन तेंदुलकर से कम नहीं। 1975 विश्व कप प्राकृतिक घास यानी नेचुरल ग्रास पर आखिरी टूर्नामेंट था। 1976 से आगाज हुआ सिंथेटिक टर्फ यानी एस्ट्रो टर्फ का। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में पहली बार हॉकी में 7वें पायदान पर रहे। हाँ, मॉस्को ओलंपिक में हमने जरूर बाजी मारी। इसके बाद हॉकी पूरी तरह कृत्रिम मैदानों यानी एस्ट्रोटर्फ का खेल हो चुका। लेकिन भारत में महंगी एस्ट्रोटर्फ की कमी के चलते घास के मैदान पर हॉकी का खेल बदस्तूर जारी रहा। भारत में एस्ट्रोटर्फ की तुलना किसी भी यूरोपीय देशों से करें तो भारत में इस समय लगभग 60 एस्ट्रोटर्फ है, जबकि नीदरलैंड्स में लगभग 900 एस्ट्रोटर्फ है, जहां 350 क्लब के 2,25,000 रजिस्टर्ड खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। 80 to 90% सैंड बेस्ड टर्फ है। उसमें इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया में 1-2 जगह में ये सैंड बेस्ड टर्फ है। इंडिया का अगर एडमिनिस्ट्रेटर कल्चर चेंज करेंगे, अपना जो स्पोर्ट्स डेवलप करने के लिए क्या करना है, जैसे स्कूल में लगाना हो, कॉलेज में लगाना हो, अब 15-20 करोड़ खर्चा करके वाटर बेस्ड लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हॉलैंड ने करके दिखाया है, जैसे सैंड बेस्ड टर्फ लगा सकते हैं, मगर वो कॉन्सेप्ट इंडिया में आया नहीं है। कि स्पीड बहुत बढ़ गई, वो उसका फ़र्क पड़ा, और इसमें रिकवरी टाइम भी मतलब ज़्यादा, जितनी जान लगती है फिर उसको रिकवरी करने में प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी है फिटनेस की, नंबर 1, नंबर 2 स्पीड की। इसमें फिटनेस बहुत चाहिए, इसमें स्पीड भी बहुत चाहिए, और जब उस फिटनेस और स्पीड पे खेलोगे तो आपको रिकवरी करने में प्रॉब्लम आती है। तो जब तक आपकी बॉडी फिट नहीं है, जब तक इस पे खेलना थोड़ा मुश्किल है। 1980 के बाद जब भारतीय हॉकी को देसी कोच रिजल्ट देने में नाकाम रहे तो विदेशी कोच को भी मौका दिया गया। इस बीच दुनिया के कई नामचीन दिग्गज विदेशी कोच ने भारतीय हॉकी को अपने गुर सिखाए। पिछले लगभग 10 साल से टीम इंडिया विदेशी कोच से ही हॉकी के गुर सीख रही है, लेकिन ये सभी देने में नाकाम रहे। और एक बार फिर बहस शुरू हो गई, देसी और विदेशी कोच में कौन बेहतर है। 2000 सिडनी ओलंपिक में 7वें पायदान पर रहने के बाद देश में बहस शुरू हो गई कि भारत को अब कलात्मक हॉकी की जगह 30 तर्रार यूरोपीय हॉकी शैली की दरकार है। इसके लिए एक विदेशी गुरु की जरूरत पड़ी। कई विदेशी कोच आए और गए, लेकिन कुल मिलाकर देसी कोच से लेकर हाई पेड विदेशी कोच टीम इंडिया को कोई परिणाम नहीं दे सके। पिछले 15 सालों में 16 कोच बदले गए, 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को टीम से अंदर बाहर किया गया। सबसे बड़ी बात है बेहतर संवाद। हम लोग विदेशी कोच कितने ले आए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो उस संवाद में हमेशा एक दूरी बनी रहती है। जब आप विदेशी कोचों को लाओगे तो यही होगा। मेरा ये कहने का मतलब अभी तक पिछले 8 साल से विदेशी कोच आ रहे हैं और हम उसी पोजीशन में 8वीं 7वीं 6वीं, और अगर उसमें भारतीय कोच आते तो उतनी पोजीशन में आना था। तो मुझे अभी समझ नहीं, अगर 8वीं में हमने आना है तो भारतीय कोच क्यों ना आए। अगर आप देखिए ना, उससे ज़्यादा क्या होगा, 10 होगा।
ये नया फैशन चल रहा है, ये हमें 10 साल दे दीजिए, हमें 8 साल दीजिए बनाने के लिए। तो अगर आपको 8 ही साल चाहिए तो भारतीय कोच को क्यों ना दें 8 साल? कोच के अच्छे होने में कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। डेफिनेटली टेरी वॉश अच्छे हैं, ऑल्टोमस अच्छे हैं, और जैसा आपने कहा कि जो आपसे एक इंटरेक्शन है, बातचीत, आसानी से बातचीत समझ में आ जाए, आसानी से कोच की लैंग्वेज समझ में आ जाए, तो वो दिक्कत तो हमारे खिलाड़ियों के साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन ये एक चीज़ चली आ रही है और मैं समझ रहा हूँ करीब 4-5 साल हो चुके हैं इन बातों को, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोचिंग एक है, फिटनेस एक है। इस हॉकी में फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है और मनोवैज्ञानिकली मतलब साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, तो ये अच्छा कर सकते हो। पहले एक कोच सारी टीम को संभालता था, अब आपको 4 कोच चाहिए तो सारा कन्फ्यूजन तो हो ही गया। अगर एक बिरयानी को 6 बंदे बनाएंगे उस क्या हालत होगा बताइए आप। ये हालत है, आपको एक कोच रखना चाहिए जो सब जानता हो। इस तरीके से नहीं होता कि एक विंगर्स के लिए कोच, फॉरवर्ड के लिए कुछ कोच, डिफेंस के लिए कुछ, ये क्या मजाक। कोच वो होना चाहिए जिसको सारी गेम का पता हो। हम इंडियन कोचेस अपने आप को यूरोपियन कोचेस के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलते, इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, इन टर्म्स ऑफ द साइंटिफिक, इन टर्म्स ऑफ द बायोमैकेनिक्स, इन टर्म्स ऑफ द फिजियोलॉजी। हॉकी सिर्फ एक स्किल नहीं है, हॉकी साइंस और स्किल एंड आर्ट है। हम आर्ट और स्किल की तो बात करते हैं, लेकिन साइंस कौन लेके आएगा? साइंस में कहीं ना कहीं यूरोपियन बहुत आगे चल चुके हैं। अगर वो आते हैं और उसका हमें फ़ायदा होता है तो मेरे ख्याल से टीम को ही नहीं, बाकी कोचेज को भी उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। टीम इंडिया के लिए अभी भी पेनल्टी कॉर्नर एक दुखती रग है। हाल ही के दिनों में अगर सबसे बड़ी प्रतियोगिता लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पेनल्टी कॉर्नर पर नजर डाले तो टीम को 6 मैचों में 21 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें हम सिर्फ 2 में ही गोल करने में कामयाब रहे। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से हमने इस दुखती रग में काफी सुधार किया है, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर को सेव करना अभी भी टीम इंडिया के लिए परेशानी का सबब है। Well, most of the time and keep 80% of the balls out of the goal, you're doing a very, very good job. And that by definition means you're going to let 20% in. But if you can keep it down to 20 or less, you're doing a very, very good job, because the top teams, the top batteries would consider that 1 in 3 should be a goal. मेरे ख्याल से पेनल्टी कॉर्नर में कंपेयर टू आप यूरोपियन, मेरा मानना है कि हम यूरोपियन के बराबर पहुंच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द एग्जीक्यूशन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द डिफेंडिंग स्टिल हम लैकिंग है। वो भी डिपार्टमेंट, हम हमेशा बात करते हैं पेनल्टी कॉर्नर करने वाले की, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता कि पेनल्टी कॉर्नर डिफेंड कैसे करना है। मेरे ख्याल से उसमें अभी इंडिया को बहुत काम करने की जरूरत है। सिर्फ आप पेनल्टी कॉर्नर गोल नहीं, पेनल्टी कॉर्नर को डिफेंड भी करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर आज बहुत ही क्रूशियल है, उसी से मेन आपका, अगर आप गोल नहीं करते तो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन आपके लिए बहुत ही, इसमें तो बड़ा लिटिल है पेनल्टी का, तो मस्ट होना चाहिए। आप कम से कम अगर आप 50 to 60% कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट 100%, तो दैट मीन यू हैव एक्स्ट्रा एज आपके पास है। दूसरे वाले मारने वाले भी बड़े तगड़े हैं ना, ये भी तो देखिए ना, दूसरी जगह उनको देख लिया आपने, मारने वाले ऐसे लगते हैं बड़े बड़े राक्षस हैं वो, उनका कई बार तो उनको देख के घबरा जाता है। यही नहीं, टीम इंडिया में एक विश्व स्तरीय गोलकीपर का न होना एक बड़ा मुद्दा जरूर है। इसका कारण भारत में दूसरे देशों की तरह गोलकीपिंग एकेडमीज नहीं है। यूरोप और दूसरे देशों में सिर्फ गोलकीपर तैयार करने के लिए कई एकेडमीज हैं। A critical line put against the goalkeeping area, and we're poor at goalkeeping overall because we don't have a goalkeeping academy, if you like. We don't have goalkeeping coaches, and with every respect to the guys who have been involved, it's not what the modern game is about with goalkeeping, and we need to get the goalkeeping expertise in. दुनिया की जो टॉप 6 टीम है, अगर उनका देखिए तो दुनिया के बेहतरीन गोलकीपर ही टॉप 6 में है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गोलकीपर के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है, और वो एक डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं हम लोग लैकिंग में हैं, क्योंकि गोलकीपर डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से बरसों से ये कमी आ रही है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और उसी मुद्दे पर अगर देखिए तो जूनियर्स में काफ़ी गोलकीपर रखे गए हैं, जिससे कि भविष्य अच्छा किया जाए। या इंग्लैंड में देख लीजिए अकेडमियाँ, इंग्लैंड की अकेडमियाँ देखोगे तो वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए फुटबॉल में, वो क्वालिफाई नहीं करते कई बार, तो बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया। इन चीज़ों से कोई ये कहानियाँ हैं, ये एकेडमी बना लो, एकेडमियों से अगर आप कभी लंदन चले जाएं, जितनी वर्ल्ड में दुनिया में EPL पॉपुलर है, कहीं नहीं पॉपुलर, और देख लीजिए क्या हालत है वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड में सॉकर में इंग्लैंड। तो ये इस तरीके से थोड़ा ही होता है, आप में जज्बा होना चाहिए, खेलने की उमंग होनी चाहिए, खेलने का कुछ तमन्ना होनी चाहिए। हॉकी का पतन दरअसल राष्ट्रीय गौरव का पतन है। हम 8 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं। आखिर कब तक हम उन सुनहरी यादों में जीकर मौजूदा हॉकी की दिशा और दशा पर झूठी तसल्ली देते रहेंगे? हॉकी को पुनर्जीवित करने के लिए हमें शोक मनाना छोड़ना होगा और आगाज करना होगा एक नए सिरे से। क्यों ना इसकी शुरुआत 2014 विश्व कप हॉकी से की जाए।